हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो क्रॉसेस हमने पढ़े हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उन्हीं के ही एक्सट्रैक्शन से, यानी कि उन्हीं को ही बेस लेते हुए हम यहाँ पे 3 लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Human beings were always interested to know more about the laws of inheritance. यानी कि हम लोग जानने में इच्छुक थे कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली है क्या। ऑन द बेसिस ऑफ मैंडल्स वर्क, मैंडल के काम के आधार पे 3 बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रपोज्ड। यानी कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो 3 तरीके के दिए गए हैं। जैसे laws of inheritance, first one is the law of dominance, the second one is the law of segregation and the third one is the law of independent assortment. ऐसा जिनकी कोई नंबरिंग नहीं है तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉज को हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की मदद से समझेंगे कि हमें F1 और F2 जनरेशन में किस तरीके से ये तीनों लॉज अपने आप को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म फॉर प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ पेयर, किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। व्हाट आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? जैसे अगर कैरेक्टर है प्लांट हाइट तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है टॉल एंड डॉर्फ। अगर हम शेप ऑफ सीड की बात करें तो शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए? राउंड एंड रिंकल्ड। अगर हम कलर ऑफ सीड की बात करते हैं तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हो गए? उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं येलो एंड ग्रीन। तो यानी ये कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है यहाँ पे ऑपोजिट कैरेक्टर से भी है। और एक कैरेक्टर हम जानते हैं कि डोमिनेंट होता है और एक कैरेक्टर हम जानते हैं कि रेसेसिव होता है। जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है, जो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है वो रेसेसिव होता है। Only one character of the pair appear in F1 generation, very important. जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देगा, अपीयर होगा, वो शो करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे दिस कैरेक्टर इज टर्म्ड एज डोमिनेंट, जो दिखाई देगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखाई देगा विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज टर्म्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने टॉल पेरेंट्स लिए थे, डॉर्फ पेरेंट लिया था, ये टॉल और ये डॉर्फ, यानी कि हमने प्योर पेरेंट्स लिए। इन प्योर पेरेंट्स से हमने गैमीट्स बनाए, यहां से बना कैपिटल टी, यहां से गैमीट बना स्मॉल टी। गैमीट्स बनाना भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद जैसे ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने का कारण क्या है कि दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी सेपरेट होंगे, और जैसे ही जीन सेपरेट होंगे तो क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। क्योंकि F1 जनरेशन बने चाहे F2 जनरेशन बने तो वो जाइगोट को रिप्रेजेंट करने वाली जनरेशन होती है। तो यहां पे ये बन गए गैमीट्स। यहां से 2 गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी, यहां से भी 2 गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्योर पेरेंट। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पे हमारे पास 4 कंडीशन आती है, चारों सेम होती हैं। तो सारी कंडीशन हमारे पास क्या आएंगी? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन बनती है, दिस जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन। तो यहां पे इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इस कैरेक्टर को हम बोलेंगे टॉल। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पे लागू होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो जीन कहलाएगा डोमिनेंट जीन,
और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो कहलाएगा रेसेसिव जीन। So here in this condition the tallness, the gene for tallness expresses itself, यानी कि यहाँ पे जो जीन है tallness का वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और जो नहीं कर पा रहा है वो है dwarfness का। तो ये कैरेक्टर कहलाएगा हाइब्रिड टॉल, बट यहाँ पे tallness का जीन एक्सप्रेस हुआ है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे टॉल। So here the capital T expresses itself. This gene is known as dominant gene and the small t is not able to express itself. This gene is called recessive gene. So this condition is known as F1 generation condition, and in this condition only one character of the pair appear in F1 generation and this character is termed as dominant, while the other that is not able to express itself in F1 generation is known as recessive कैरेक्टर। ये बात हुई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। एक एग्जांपल हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। हमने यहाँ पे शेप और कलर दोनों ले लिए हैं। तो यहाँ पे शेप और कलर की जब हम बात कर रहे हैं और इनको क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे भी गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे गैमीट्स बना लेते हैं, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, ये बन गए गैमीट्स। अब इनको जब क्रॉस किया जाएगा तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें 16 आउटकम्स मिलेंगे। यहाँ पे गैमीट बनेंगे 4, यहाँ पे भी गैमीट बनेंगे 4 और 4 गैमीट जब क्रॉस करेंगे आपस में तो जाइगोटिक कंडीशन में हमारे पास 16 आउटकम्स आएंगे और 16 के 16 आउटकम्स सेम होंगे। तो ये बनेगी हमारी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में भी यहाँ पे आप समझें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि एक कलर के लिए 2 जीन हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम कलर की बात करें तो यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर है सीड कलर, तो उसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हैं? येलो एंड ग्रीन। यहाँ पे शेप की हम बात करें तो शेप में भी राउंड एंड रिंकल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वाली कंडीशन आएगी तो ये कैरेक्टर हमें मिलेगा राउंड येलो। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो कैपिटल से रिप्रेजेंट किए गए कैरेक्टर्स हैं, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और ये F1 जनरेशन में दिखाई देंगे। इनके साथ वाले चुपचाप बैठेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें हम कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाट इज कैपिटल आर राउंड, व्हाट इज स्मॉल आर रिंकल्ड। तो रिंकल्ड चुपचाप बैठेगा, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। वहीं अगर हम बात करें येलो एंड ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर है और येलो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो F1 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो डोमिनेंट कहलाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे वो रेसेसिव कहलाएंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में दिखाई देता है और वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Different alleles or genes of a characters remain together in individuals and segregate randomly at the time of gamete formation. This is also known as law of purity of gametes. क्या बात ये समझा रहे हैं? ध्यान से समझना। फिर से यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t। क्या है? ये जीन्स हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम है और इस पे जो जीन प्रेजेंट हैं ये कैपिटल T एंड कैपिटल T है। वहीं हम यहाँ पे दूसरे की बात करें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इन पे जो जीन प्रेजेंट हैं ये स्मॉल t है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे और जब ये सेग्रीगेट होंगे तभी तो गैमीट्स बनेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है? द एलील दे आर डिफरेंट और द जीन्स विच आर डिफरेंट ऑफ अ कैरेक्टर रिमेन टुगेदर इन इंडिविजुअल। ये साथ साथ में है, अभी ये साथ साथ में है, बट जैसे ही इनको गैमीट्स बनाना होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के साथ ही ये जो जीन्स और एलील्स हैं ये भी सेग्रीगेट हो जाएंगे
और जैसे ही ये जीन्स सेग्रीगेट होते हैं, जैसे ही ये जीन्स सेग्रीगेट होते हैं तो इन जीन्स के सेग्रीगेशन से क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे. सो हियर these genes or alleles they get segregated like this. This is also segregated like this. And what they form? They form gametes. क्या बन गए ये? गैमीट्स. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो गई. वहीं डाईहाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं. कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. तो ये सब सेग्रीगेट हो जाएंगे और यहाँ पे ये मान लीजिए आर वाई सेग्रीगेट हो गए. यहाँ पे भी आर वाई सेग्रीगेट हो गया और इससे अल्टीमेटली हमें गैमीट मिलेगा आर वाई, जो 4 मिलेंगे. यहाँ से भी हमें गैमीट मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी हमें 4 मिलेंगे. तो ये क्या बन गए? ये भी गैमीट्स बन गए. यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा? द जीन्स विच आर रिमेन टुगेदर बट दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. यानी कि जब इन्हें गैमीट बनाना होगा तब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे. तो ये कहलाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो गए, रैंडमली सेपरेट हो गए गैमीट फॉर्मेशन के वक्त. अब इस लॉ को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है वो ध्यान से समझिए. जब यहाँ पे F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन में चाहे रेसेसिव जीन चुपचाप बैठा रहे, अपने आप को न एक्सप्रेस कर पाए, बट 100% ब्लेंडिंग शो नहीं करता. जैसे हम 2 रंग होते हैं, जैसे हमने ग्रीन या किसी दूसरे कलर को मिक्स किया, येलो कलर को मिक्स किया, तो हमारे पास ब्राउन कलर बन जाता है. अब वो जो ब्राउन कलर है उसमें से चाह के भी हम दोबारा से वही कलर ग्रीन या येलो कलर नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उन कलर्स को हम रिट्रीव नहीं कर सकते. वो ब्लेंड हो चुके हैं, वो मिक्स हो चुके हैं. बट यहाँ पे जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स ब्लेंडिंग शो नहीं करते. ब्लेंडिंग शो कैसे नहीं करते? वो अगर एक साथ हैं तो एक एक्सप्रेस होगा, एक एक्सप्रेस नहीं होगा, बट अपने आप को वो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ मिक्स नहीं करेंगे. जैसे जब इसकी F2 जनरेशन बनती है तो F2 जनरेशन में जब हमें प्योर रेसेसिव मिलता है, उसका कारण ही यही है कि ये रहते तो साथ साथ हैं बट अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं. कैपिटल T हमेशा टॉल ही रहेगा, स्मॉल t हमेशा डॉर्फ ही रहेगा. तो व्हाट दे आर एग्जैक्टली शोइंग? दे आर शोइंग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. यानी कि गैमेट्स अपनी प्योरिटी के साथ मेंटेन्ड रहते हैं. सो आई अगेन रिपीट, डिफरेंट एलील्स और जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर रिमेन टुगेदर, साथ रहते हैं, but they segregate, they separate during gamete formation. What they form? They form gametes and they remain in their pure form also. That's why this law is also known as law of purity of gamete. इस law को law of purity of gamete भी बोला जाता है. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा जाता है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा जाता है और सबसे पहला जो लॉ क्रॉस में अप्लाई होता है वो यही है. क्योंकि जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे, और गैमीट्स के नहीं बनने का कारण क्या है कि जीन्स सेग्रीगेट नहीं हुए हैं, तो जीन्स जैसे ही सेग्रीगेट होंगे वैसे ही गैमीट्स बनेंगे. तो यानी कि पहला लॉ किसी भी क्रॉस में जो आता है वो आता है कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. F1 जनरेशन में आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. This law states that while individual differing in 2 or more than 2 pair of contrasting character, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 और 2 से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है. So here the individual differing in 2 or more than 2 pairs of contrasting characters are crossed. यहाँ पे 2 कैरेक्टर यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है. 2 से ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो ट्राई या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे. वो लॉज हमारे सिलेबस में, ये लॉज तो हैं हमारे सिलेबस में, बट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स को जब एक साथ क्रॉस किया जाता है, द इनहेरिटेंस ऑफ
वन पेयर इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि एक का इनहेरिटेंस, यानी कि एक का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होके एक्सप्रेस करना दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रभावित नहीं करता है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे दो बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक समय पे होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करता है। जैसे जब हम रेशो देखते हैं दैट इज 9:3:3:1 का रेशो हमें मिलता है। कैसे मिलता है? कौन कौन से जीन्स हमने देखे यहाँ पे जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा? 9 हमें मिले थे कैपिटल RY राउंड येलो, 9 हमें मिले थे कैपिटल RY दैट इज राउंड येलो, 3 R स्मॉल y राउंड ग्रीन। इसके बाद हमें मिला स्मॉल r कैपिटल Y, दिस इज wrinkled yellow, and one is small r small y that is wrinkled green। अब यहां पे एग्जैक्टली इसमें हमने देखा क्या? इसमें हमने ये देखा कि हमने दो कैरेक्टर लिए, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। जैसे हमने यहां पे दो कैरेक्टर लिए शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। हमने यहां पे दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए? शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड। अब यहाँ पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टर हैं राउंड येलो, और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेप की, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शेप है राउंड एंड रिंकल्ड शेप है। और यहाँ पे अगर कलर की हम बात कर रहे हैं तो कलर है येलो एंड ग्रीन। तो टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं? इन टोटल 4। अगर हम नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करें तो दो, कौन कौन से दो? शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड। और अगर हम टोटल कैरेक्टर्स की बात करें राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, चारों को मिला लें तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए? 4 कैरेक्टर्स हो गए। तो यानी कि ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स लिए हैं उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब एक दूसरे को ये कैसे प्रभावित नहीं करते वो बात ध्यान से समझें। जब बात आती है शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड की, तो यहां पे जब शेप की बात आएगी तो शेप कलर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और कलर शेप को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कैसे समझेंगे? जैसे हमने कैरेक्टर लिया RY, ये कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? ये एक्सप्रेस किया जाएगा कि भाई ये है राउंड येलो। क्यों है ये राउंड येलो? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जीन डोमिनेंट जीन हैं। दोनों ही जीन कैसे हैं? डोमिनेंट जीन हैं और दोनों ही जीन एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि यहां पे शेप कलर को और कलर शेप को प्रभावित कर ही नहीं सकता और करेगा भी नहीं। दूसरी कंडीशन R स्मॉल y। अब यहां पे आप कहोगे कि ये तो रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो ये कैरेक्टर तो केवल राउंड होना चाहिए, बट ये कैरेक्टर हमने लिखा है राउंड ग्रीन। अब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि R है दैट इज राउंड, ये शेप ऑफ द सीड है, और दूसरा जो Y है दैट इज कलर ऑफ द सीड। तो यहाँ पे शेप और कलर एक दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं रोकेंगे। ऑल्दो ये रेसेसिव है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल r एंड कैपिटल Y। Next condition is small r and capital Y. What is capital Y? Yellow. And what is small r? That is wrinkled. तो ये जो कंडीशन हमने ली that is wrinkled yellow। फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि यहाँ पे ये तो रिंकल तो रेसेसिव है और येलो जो है डोमिनेंट है, तो यहाँ पे केवल येलो को ही एक्सप्रेस होना चाहिए था. व्हाई रिंकल्ड इज एक्सप्रेस? सो आई अगेन रिपीट द सेम थिंग. हियर दिस इज द शेप ऑफ द सीड and the second one yellow one is the color of the seed. तो यहाँ पे कलर शेप को और शेप कलर को प्रभावित नहीं करेगा. नेक्स्ट कंडीशन, जब दोनों ही रेसेसिव होंगे, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन. तो यहाँ पे तो दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर हैं, तो ये दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो समझने वाली कंडीशन है वो दो हैं, ये वाली और ये वाली. यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, एक्सप्रेस करेंगे. यहाँ पे दोनों रिसेसिव हैं, ये भी एक्सप्रेस करेंगे. बट यहाँ पे कंफ्यूज हमें नहीं होना है. यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये लॉ ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करता है, सारे कैरेक्टर अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं. मान लीजिए ये तीन कंडीशन की हम बात करें, जैसे एक और कंडीशन हम ले लेते हैं. यहाँ पे हमने लिया जैसे आर वाई और एक और उस 7 कैरेक्टर में से हम एक और कैरेक्टर लेते हैं, दैट इज डॉर्फनेस का. डॉर्फनेस का कैरेक्टर कैसे शो होता है? स्मॉल टी से शो होता है ना. तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? राउंड, ग्रीन एंड हियर दिस इज डॉर्फ. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, केवल डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव भी एक्सप्रेस करेंगे, साथ साथ में करेंगे. बट अगर कंडीशन दूसरी होती है, जैसे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कि दीज आर द जीन्स विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं. ये शेप ऑफ द सीड के लिए है, ये कलर ऑफ द सीड के लिए, तो इस वक्त यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, केवल इसी का ही डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा. बट अगर इनके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाता है तो वहां पे एक्सप्रेशन हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ inheritance given by Mendel. There are total 3 laws: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment.